प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विद्यार्थियों, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का पहला नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी धारा। तो चलिए पहले की तरह ही कॉपी और कलम अपने साथ लेकर के बैठें और अपनी तैयारी को परखें कि अब तक कितना तैयारी आप कर चुके हैं, क्योंकि सामने आपके सेशनल एग्ज़ाम लगा हुआ है। आपके सामने 2022-24 के छात्र एक वीडियो काफ़ी सीरियस देखें, क्योंकि उनका अगले मंथ में ही सेशनल एग्ज़ाम होने वाला है। तो सेशनल एग्ज़ाम को देखते हुए इस वीडियो को काफ़ी सीरियस लें। तो कॉपी और कलम लेकर के बैठें और जो आंसर आपको उचित लग रहा हो उस आंसर को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें और अपनी कॉपी में भी नोट करें कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही किए हैं। तो चलिए, ऑप्शन आप लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी धारा। तो पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? धारा। क्या हो जाएगा? धारा। ठीक, पहले का डी सही है। यानी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक ना? जैसा कि हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक, I बराबर Q अपान टी। ठीक ना? तो आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो इसी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है। ये धारा की ये क्या है? डिफिनीशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल प्रति कूलम, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। कमेंट बॉक्स को चलाते रहें। क्यों? क्योंकि कमेंट, आपका एक कमेंट हमारा क्या करेगा? उत्साहवर्धन करेगा, जिससे कि हम इससे भी अच्छे से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है, कमेंट बॉक्स को चलाते रहिए। ठीक ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक हम लोग कहीं सिलेक्शन न ले लें, अपनी ITI का एग्ज़ाम पास न कर लें, तब तक हमें शांत नहीं बैठना है। ठीक ना? न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। ठीक, हम ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए टारगेट, जो ध्यान हमारा है, क्वेश्चन पर रहना चाहिए। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि दूसरे नंबर का आंसर क्या होगा। तो दूसरे नंबर का आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहा जाता है? परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी आवृत्ति। तो चलिए कमेंट बॉक्स को चलाते रहिए। कमेंट बॉक्स को पिछली वीडियो में हमने देखा कि आप लोग काफ़ी लोग ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कमेंट बॉक्स को खाली न छोड़ें। कमेंट बॉक्स को इतना भर दीजिए, इतना भर दीजिए कि एकदम तहलका मचा देना है, क्योंकि सामने आपके सेशनल एग्ज़ाम लगा हुआ है। सेशनल एग्ज़ाम को देखते हुए वीडियो को शेयर भी करें। अगर अच्छी लगे वीडियो तो और भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित छात्रों को ये शेयर करें आप, कि वो भी क्या करें, अपने तैयारी को परखें अच्छे से। ठीक ना? जिससे कि अपनी वो कमर कस के सेशनल एग्ज़ाम में बैठ सकें। ठीक ना? तो
तीसरे नंबर का आंसर दीजिए कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहता है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी आवृत्ति। तो तीसरे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, ईएमएफ जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी हिंदी में विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रॉनों को धकेलने वाले दाब को कहते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन बी कूलाम प्रति जूल, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग जल्द से जल्द। देखते हैं कि कौन स्टूडेंट हमारा कितना सही करता है। आप लोग आंसर की को भेजते नहीं हैं ग्रुप में, अपनी अपनी आंसर की यानी कितना कितना स्कोर कर रहे हैं उसको भेज नहीं रहे हैं आप लोग। खास तौर से इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट को ये मेरा सवाल है। तो चलिए चौथे नंबर का आंसर दीजिए कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन बी कूलाम प्रति जूल, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 वोल्ट यानी 1 वी, 1 वी बराबर क्या होता है, 1 वी बराबर हो जाएगा क्या, जूल प्रति कूलाम, यानी वी बराबर होता है W अपान क्यू होता है। W से कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा जूल, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम। तो इसलिए 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक ना, तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। आदर्श रूप में नियतांक वोल्ट का स्रोत में क्या होना चाहिए। आदर्श रूप में कांस्टेंट वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए। ठीक ना, वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए अनंत प्रतिरोध, ऑप्शन बी शून्य प्रतिरोध, ऑप्शन सी अनंत धारिता, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी आदर्श कब कोई होता है, जब आइडियल की केस में। आइडियल की केस कब होती है, जब रेजिस्टेंस कहें तो शून्य, यानी कहें तो शून्य, यानी आइडियल का मतलब ये होता है कि जब कुछ भी यानी शून्य डिसएडवांटेज हो, कोई भी वस्तु में अगर अवगुण 0% हो, ठीक ना, यानी 100% गुण हो, तो ऐसा संभव होता नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि आइडियल की भी केस होती है, आदर्श भी होता है। ठीक ना, तो आदर्श के रूप में कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शून्य प्रतिरोध होना चाहिए आइडियल की केस में। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ऑप्शन बी विद्युत बल, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी धारा घनत्व। तो निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रक है, तो आंसर दीजिए क्या होगा स्केलर मात्रक। तो छठवें का आंसर क्या हो जाएगा, छठवें का आंसर हो जाएगा विद्युत बल। ऑप्शन बी सही है कि निम्न में से क्या स्केलर मात्रक है, विद्युत बल एक क्या है स्केलर मात्रक है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कौन कौन, फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसन, फोटॉन, इग्निट्रॉन। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए में दिया है फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बी दिया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सी दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी दिया है मेसन, फोटॉन, इग्निट्रॉन। तो 7वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन।
ठीक ना। सबसे भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। सबसे भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बाद कौन होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन के बाद कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक ना। ये परमाणु में पाए जाते हैं, परमाणु, ठीक ना। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो 7वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर क्या कहलाती है? यानी 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर क्या कहलाती है? तो 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एम्पीयर, ऑप्शन बी इकाई, ऑप्शन सी कूलाम, ऑप्शन डी ओम। तो आपको पता है कि जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि Q बराबर सूत्र होता है क्या? IT। क्या होता है? IT। Q बराबर IT। यानी धारा का मान क्या दिया है? 1 दिया है। और समय का मान कितना दिया है? वो अभी 1 दिया है। यानी 1 एकम 1, तो 1 एकम 1, तो किसका मान आ गया? आवेश का। आवेश का मात्रा का आवेश का मान आ गया 1। आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। तो यानी 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होगी तो उसको क्या बोलते हैं? 1 कूलाम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। Q बराबर IT से, यानी 1 कूलाम बराबर होता है जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक किसी कंडक्टर में प्रवाहित होती है तो उसे 1 कूलाम बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत आवेश की SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी वाट घंटा, ऑप्शन डी कूलाम। तो चलिए कमेंट बॉक्स को चलाते रहें, कमेंट बॉक्स को ढीला न छोड़ें। विद्युत आवेश की SI मात्रक क्या होता है? 9 नंबर का आंसर क्या होगा? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT, ठीक ना। ये फार्मूला होता है। और विद्युत इस आवेश की SI मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड समांतर कनेक्शन में समान होता है? यानी कौन सा ऐसा निम्नलिखित में दिए गए हैं जो समांतर कनेक्शन में सेम होते हैं, बदलते नहीं है? ऑप्शन ए क्या है? वोल्टेज, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी शक्ति। बहुत ही लल्लन टॉप, बहुत ही एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन, जो कि अपने पर्सनल लाइफ में यानी सामान्य जनजीवन में सब लोग जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी काम 90% काम संभव नहीं है। तो जिससे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कनेक्शन होता है कैसा होता है। तो जो हम लोग कनेक्शन करते हैं समांतर में कनेक्शन करते हैं। समांतर में कनेक्शन किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि वोल्टेज हमारा क्या हो? सेम रहे, वोल्टेज का मान परिवर्तित न हो। तो इससे 10वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है। क्या है? ए वोल्टेज। यानी वोल्टेज को समान रखने के लिए किस प्रकार का कनेक्शन किया जाता है? समांतर कनेक्शन किया जाता है, यानी पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। ठीक ना। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम और धारा का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग होता है। और श्रेणी परिपथ में क्या होता है? वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न और धारा का मान सेम होता है। ठीक ना। जिसमें आप लोगों को पता है कि धारा जहाँ बटेगी वहाँ कौन सा परिपथ होगा? समांतर परिपथ। जहाँ धारा नहीं बटेगी वहाँ कौन सा परिपथ होगा? श्रेणी परिपथ। ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड समांतर कनेक्शन में समान होता है? तो 10वें नंबर का आंसर हो जाएगा वोल्टेज। वोल्टेज हमारा ऐसा है जो समांतर कनेक्शन में क्या होता है? सेम रहता है, परिवर्तित नहीं रहता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? चलिए विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने को कैसे कैसे हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं? कैसे कैसे, किस युक्ति से कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी दिया है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है क्या? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सेल। तो क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ऑप्शन सी है प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन सी क्या है? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा से भी हमें क्या विद्युत ऊर्जा मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? मिल सकती है।
ठीक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यानी इससे ये पता चला कि आंतरिक ऊर्जा से भी हमको विद्युत ऊर्जा मिल सकती है, रासायनिक ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा मिल सकती है, प्रकाश ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा मिल सकती है। इसका मतलब 11 का क्या है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। यानी तीनों माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है, अनंत से इस बिंदु तक इकाई आवेश लाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। तो आपको ये ऑप्शन दिया है ये न्यूमेरिकल कि ऑप्शन ए 20 जूल, ऑप्शन बी 1 जूल, ऑप्शन सी 5 जूल, ऑप्शन डी 40 जूल। तो चलिए आपको ये सवाल थोड़ा हल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फार्मूला पता है कि V बराबर W अपान क्या होता है, W अपान Q। जब W अपान Q है तो V का मान दिया है कितना, 20 वोल्ट। V का मान दिया है 20 वोल्ट और Q का मान क्या दिया है, अनंत से यानी इकाई आवेश, इकाई मतलब 1, तो 20 गुणे 1 हो जाएगा, तो 20 से कम 20 बराबर W। जगह की मात्रा यहाँ पे थोड़ा कम पड़ रही है, इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं सवाल को, लेकिन आपको फार्मूला दे दिए, रास्ता आपको दिखा दिए कि V बराबर W अपान Q। V बराबर होता है वोल्टेज, W बराबर दिया है कार्य और Q बराबर आवेश। यानी आवेश का मान क्या है, इकाई मतलब 1, तो Q की जगह 1 रखेंगे, V की जगह रखेंगे 20 और W बराबर, तो W बराबर हो जाएगा VQ। तो 20 गुणे 1 20 से कम 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा प्रवाहित ऊपर पथ का सदैव होना चाहिए। धारा प्रवाहित ऊपर पथ का सदैव होना चाहिए, यानी इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इसमें लिखने का मतलब ये है कि धारा प्रवाहित होने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए, यानी धारा प्रवाहित होने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए। ऊपर को गलती कर दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। धारा प्रवाहित होने के लिए परिपथ कैसा सदैव कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन ए दिया है बंद परिपथ, ऑप्शन बी दिया है खुला परिपथ, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। यानी धारा प्रवाहित होने के लिए कैसा परिपथ चाहिए, तो सब लोगों को ये पता है कैसा परिपथ होना चाहिए, कौन सा, बंद परिपथ। 13 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए बंद परिपथ। हाँ, बंद परिपथ अगर नहीं रहेगा तो क्या धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि धारा क्या करती है, एक टर्मिनल से किसी भी सोर्स के एक टर्मिनल से निकल करके विभिन्न अवयवों से होते हुए टर्मिनल के दूसरे सोर्स पे आकर मिलती है, वही तो हमारा कहलाता है परिपथ। परिपथ भी कई प्रकार के होते हैं, बंद परिपथ, खुला परिपथ, शार्ट परिपथ, लीकेज परिपथ। ठीक ना, तो बंद परिपथ रहेगा तो हमारी धारा क्या करेगी, अपनी सर्किट परिपथ को क्या कर लेगी, पूरा कर लेगी। ठीक ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, धारा प्रवाहित होने के लिए परिपथ बंद परिपथ का होना सदैव आवश्यक है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल रेखाएं सदैव होती हैं, क्या होती हैं, ऑप्शन ए धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ऑप्शन बी काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, ऑप्शन सी कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। हाँ, विद्युत बल रेखाएं, तो बाबू ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, क्योंकि धनावेश से चलकर कहाँ खत्म होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, सही होता है। काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, सही है। कभी एक दूसरे को विद्युत बल रेखाएं नहीं काटती हैं, ये भी सही है। इसका मतलब उपर्युक्त सभी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 का डी, 14 का क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, 14 का डी, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं तीनों कंडीशन को फॉलो करती हैं, तो 14 का हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी इकाई, ऑप्शन डी 1000 कूलाम। तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, ऑप्शन बी, यानी 0 होता है, ऑप्शन बी सही है। ठीक ना, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश
की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Q बराबर I अपॉन टी, ऑप्शन बी Q बराबर I स्क्वायर इंटू आर, ऑप्शन सी Q बराबर I इंटू टी, ऑप्शन डी Q बराबर V इंटू I अपॉन टी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश की मात्रा का ज्ञात करने का सूत्र होता है Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, ये फार्मूला होता है। तो विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, Q बराबर आई टी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, मीट्रिक प्रणाली में 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है? 1 HP बराबर कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, प्रत्येक एग्जाम में इस क्वेश्चन को लगभग 90% पूछ ही लिया जाता है कि एक मीट्रिक प्रणाली में 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 735.5 वाट, ऑप्शन सी 605 वाट, ऑप्शन डी 301 वाट। तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा बी 735.5 वाट होता है मीट्रिक प्रणाली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है, यानी विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है। ऑप्शन ए चमकने से, ऑप्शन बी उत्पन्न प्रभावों से, ऑप्शन सी विद्युत झटके से, ऑप्शन डी चटकने की आवाज़ से। तो विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास कैसे होता है? ऑप्शन बी उत्पन्न प्रभावों से, क्योंकि विद्युत धारा को हम क्या करते हैं, ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, बस इसके द्वारा उत्पन्न प्रभावों के से हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक ना। यही है विद्युत धारा। विद्युत धारा को सीधा सीधा हम समझते हैं कि विद्युत धारा को ना तो हम देख सकते हैं ना तो क्या छू सकते हैं, बस इसके द्वारा उत्पन्न प्रभावों से ही क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि जो विद्युत धारा अपना प्रभाव को उत्पन्न करती है, इससे मालूम चलता है कि हाँ विद्युत धारा की इस समय उपस्थिति है, यानी विद्युत धारा है, यानी लाइट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रकाश बल्ब, यानी बल्ब जल रहा है तो आप समझेंगे कि विद्युत धारा यानी विद्युत है। अगर प्रकाश नहीं जल रहा है तो आप समझेंगे कि विद्युत धारा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तब धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगी? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी तापीय प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी प्रकाशीय प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रभाव, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक क्रिया होती है। इलेक्ट्रोलाइट में रासायनिक क्रिया होती है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रभाव होगा। जब धारा को इलेक्ट्रोलाइट से पास कराते हैं यानी गुजारते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होगा? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होगा। तो रासायनिक प्रभाव के ही तो कारण हमें क्या मिलती है? विद्युत धारा मिलती है सेल के द्वारा। सेल की परिभाषा आपको पता है कि सेल एक ऐसी डिवाइस है, युक्ति है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? कन्वर्ट करती है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन में कितने प्रकार की गतियां होती हैं? इलेक्ट्रॉन में कितने प्रकार की गतियां होती हैं? 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। यानी इलेक्ट्रॉन में कितने प्रकार की गतियां होती हैं? इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की गतियां होती हैं। कौन कौन? कक्षीय गति और चक्रण गति। 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी